एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो हम लोग जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पावर शेयरिंग को समझने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया गया है, जो कि बेल्जियम एंड श्रीलंका दो कंट्री का एग्जांपल दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसमें क्या सब सिस्टम है। So Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. It has border with France, the Netherlands, Germany and Luxembourg. तो जो बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है यूरोप का, जो कि इंडिया के हरियाणा जितना ही है और उससे छोटा है। तो इसके जो बॉर्डर है यहाँ पे, उसके जो नाइबरिंग कंट्री है वो है फ्रांस, नेदरलैंड्स एंड जर्मनी। तो यहाँ मैप में देख सकते हो कि जो बेल्जियम है उसके चारों तरफ कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। यहाँ उसके नॉर्थ में आता है नेदरलैंड्स, उसके साउथ में आता है फ्रांस, उसके इस तरफ आता है जर्मनी और इसके नीचे लिखा गया है लक्समबर्ग। सो इट इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। तो इसका जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ है, जो कि हरियाणा के आधे पॉपुलेशन के बराबर है। द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कम्प्लेक्स। लेकिन यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। तो इस कंट्री का जो टोटल पॉपुलेशन है उनमें से 59% lives in the Flemish region and speak Dutch language. Another 40% people live in the Wallonia region and speak French language. तो यहाँ मैप में फिर से देख सकते हो, जो रेड कलर है वो है वालिनिया रीजन और जो येलो कलर देख रहे हो वो है फ्लेमिश रीजन। तो 59% लोग रहते हैं फ्लेमिश रीजन में, जो कि डच लैंग्वेज बोलते हैं। वहीं 40% लोग रहते हैं वालिनिया रीजन में, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। और जो 1% लोग बच गए वो है जर्मनी लैंग्वेज बोलते हैं। सो इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। तो इसके बीच में छोटा सा एक ऑरेंज कलर का स्टेट दिखाया गया है। तो ये उनका कैपिटल स्टेट है ब्रुसेल्स, या फिर कैपिटल सिटी बोल सकते हो। तो ब्रुसेल में उसका उल्टा है, यहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, वहीं 20% लोग डच बोलते हैं। देखो पूरे बेल्जियम का जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो पूरे कंट्री में फ्रेंच लैंग्वेज माइनॉरिटी हैं, वहीं ब्रुसेल में वो मेजॉरिटी कहलाते हैं। वहीं जो पूरे कंट्री में डच लैंग्वेज मेजॉरिटी हैं, वहीं वो कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी कहलाते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। तो जो फ्रेंच कम्युनिटी होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा रिच थे डच लैंग्वेज के कंपेरिजन में। So this was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. तो यही वो चीज़ था जो कि डच लैंग्वेज के बीच में एक असंतोष का कारण बना था। मतलब वो उससे खुश नहीं थे, क्योंकि उनको जितने भी जो डेवलपमेंट था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या फिर जो एजुकेशनल फील्ड में उनको जो सुविधाएं मिला था वो बहुत बाद मिला था। फ्रेंच लैंग्वेज के, फ्रेंच कम्युनिटी के लोगों के बहुत बाद उनको मिला था। This led to tension between the Dutch speaking and the French speaking communities during the 1950s and 1960। तो इसी रीजन की वजह से 1950 से लेकर 1960 के बीच में डच कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी के बीच में टेंशन बना रहा था। The tension between the two communities was more acute in Brussels. Brussels presented a special problem. The Dutch speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital। तो इसका जो टेंशन है वो ब्रुसेल में और ज़्यादा एक्यूट हो गया था और ज़्यादा सीरियस देखने को मिला था, क्योंकि उसमें डच वाले माइनॉरिटी थे, वहीं फ्रेंच वाले मेजॉरिटी थे। तो ये तो था बेल्जियम का कॉम्पोजिशन। अभी देखते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट ए फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तो श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, जो कि हमारे तमिलनाडु के कोस्ट के कुछ ही किलोमीटर में वो स्थित है, सिचुएटेड है। तो इसका जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ आता है, जो कि हरियाणा के बराबर है। सो लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज ए डाइवर्स पॉपुलेशन। तो श्रीलंका में भी अलग अलग डाइवर्स पॉपुलेशन देखने को मिलता है, अलग अलग लैंग्वेज के लोग देखने को मिलते हैं। तो द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिंगल पीपल्स, जो कि 74% है, एंड द तमिल स्पीकर, जो कि 18% आते हैं। तो इन्हीं तमिल स्पीकर को फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सो एमंग द तमिल्स देयर वर 2 सब ग्रुप्स, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री एंड द इंडियन तमिल्स। तो इन्हीं तमिल को फिर से 2 भाग में डिवाइड किया गया है। तो एक होते हैं उनके नेटिव तमिल, जिनको बोला गया है यहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स, जो कि इसी 80% तमिल में से 13% थे, और जो बाकी के 5% थे वो इंडियन तमिल्स थे। तो इंडियन तमिल्स जो कि कॉलोनियल पीरियड में प्लांटेशन काम के लिए या फिर माइग्रेटेड होकर वहाँ पे सेटल हो गए थे, उनको बोलते हैं इंडियन तमिल्स।
तो यहाँ जो श्रीलंका का मैप है वहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। तो ये जो येलो कलर दिखाया गया है वो है सिंघल लैंग्वेज जो कि 74% आते हैं। यहीं पे जो ऑरेंज कलर दिखाया गया है वो है श्रीलंकन तमिल जो कि 13% आते हैं। वहीं जो ब्राउन कलर में देख रहे हो वो है इंडियन तमिल जो कि 5% आते हैं, और बाकी जो छोटे छोटे ब्राउन कलर के डॉट्स हैं वो है मुस्लिम। तो यहाँ जो ज़्यादातर सिंघल स्पीकिंग लोग हैं वो बुद्धिस्ट रिलीजन के हैं। वहीं जो तमिल्स हैं, हिंदू तमिल्स, जो तमिल्स आते हैं वो दोनों हिंदू और मुस्लिम रिलीजन के होते हैं। सो देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिंगल। उसको छोड़ के वहाँ पे 7% क्रिश्चियन लोग रहते हैं जो कि दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल भी बोलते हैं और सिंघली लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो इस दोनों कंट्री के एग्जाम्पल से ये इमेजिन करो कि ऐसे में दोनों कंट्री का सिचुएशन कैसा रहेगा। अगर बेल्जियम में सपोज लैंग्वेज के लिए वो लोग कन्फ्लिक्ट होता रहेगा तो बेल्जियम क्या लैंग्वेज के बेसिस में वो अलग हो जाएगा, दो अलग कंट्री में डिवाइड हो जाएगा, या फिर जो श्रीलंका में मेजोरिटी है सिंगल लैंग्वेज वो अपने जो मेजोरिटी रूल है वो उनके ऊपर इम्पोज करने के लिए सक्सेस हुए या नहीं, वो अभी देखते हैं। तो सबसे पहले उसके बाद देखते हैं मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंस हुआ था। तो उसके बाद जो श्रीलंका के जो लीडर्स थे, सिंगल कम्युनिटी के लीडर्स थे, वो लोग चाहते थे कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट बने वो मेजोरिटी के बेस पे बने या फिर मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट वहाँ पे एस्टेब्लिश हो। सो एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडोप्टेड सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर टू एस्टेब्लिश सिंगल सुप्रीमेसी। तो उसके रिजल्ट में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट था वो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे मेजर एडॉप्ट किए गए जिसके वजह से जो सिंगल सुप्रीमेसी है वो वहाँ पे एस्टेब्लिश हो सके। सो 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें कि सिंगल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बोल के डिक्लेयर किया गया। तो इसी एक्ट के निकलने के बाद जितने भी तमिल्स लोग थे वो नाखुश हो गए क्योंकि वे उनके लैंग्वेज के लिए डिसरेस्पेक्ट था। तो वो चाहते थे कि उनके भी लैंग्वेज को वही रिकॉग्निशन मिले जो कि सिंगल लैंग्वेज को दिया गया है। So the government followed preferential policies that favored single applicants for university positions and government jobs। और गवर्नमेंट भी खाली उन्हीं लोगों को फेवर कर रहे थे जो कि सिंगल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे या फिर बुद्धिस्ट रिलीजन से बिलोंग करते थे, चाहे वो जॉब में हो, कुछ एजुकेशन फील्ड में हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेना हो या फिर गवर्नमेंट जॉब में हो, सबसे पहले सिंगल लैंग्वेज लोगों को प्रीफरेंस दिया जा रहा था। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। उसके बाद जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें ये लिखा गया कि जो कंट्री है वो जो स्टेट है वो बुद्धिज़्म को फोस्टर करेगा और बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाएगा और उसको ही प्रोटेक्ट करेगा। So all these government measures coming one after another gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। तो एक के बाद जितने भी गवर्नमेंट मेजर्स एडॉप्ट किए जा रहे थे वो सभी श्रीलंकन तमिल या फिर उसमें जो तमिल लोग थे उनके दिमाग में एक एलियनेशन का फीलिंग्स क्रिएट करा था। मतलब उनको अपने ही कंट्री में किसी बाहर के पर्सन होने का फीलिंग्स वो क्रिएट कर रहा था। उसमें जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थे, जितने भी सिंगल लीडर्स थे, कोई भी तमिल लोगों के जो इंटरेस्ट है या फिर उनके जो राइट्स है उनके बारे में वो नहीं सोच रहे थे। सो दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। जो तमिल लोग थे वो यही सोचते थे कि गवर्नमेंट उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रहा है, उनको मना कर रहा है देने के लिए, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, चाहे वो जॉब पाने के लिए हो या फिर किसी एजुकेशन सेंटर में एडमिशन लेना हो या फिर बाकी की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है सभी गवर्नमेंट उनको इग्नोर कर रहा है। सो एज ए रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिंगल एंड द तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम। तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ, जो रिलेशन था तमिल और सिंगल लैंग्वेज के लोगों के बीच में वो धीरे धीरे ख़राब होता गया। तो श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। तो उसके बाद जो जितने भी श्रीलंकन तमिल्स है वो खुद का पार्टी क्रिएट किए और उसके बाद वो स्ट्रगल किए, बहुत सारे डिमांड लेके वो स्ट्रगल किए। उनका जो डिमांड था वो ये था कि जो तमिल लैंग्वेज है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज का रिकॉग्निशन मिले, उनको रीजनल ऑटोनॉमी दिया जाए, जितने भी श्रीलंकन तमिल है उनको अलग से रीजनल ऑटोनॉमी दिया जाए। उसके बाद जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, चाहे वो जॉब के लिए हो या फिर चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, तो वो दोनों कम्युनिटी के लिए वो इक्वल रहे। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वर रिपीटेडली डिनाइड। लेकिन उनका जो डिमांड था कि उनको जो
रीजनल ऑटोनॉमी दिया जाए तमिल लोगों के लिए, वो रिपीटेडली उसको डिनाई कर दिया गया था। सो बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम इन नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। उसके बाद 1980 में जो श्रीलंकन पार्टी था, श्रीलंकन लैंग्वेज का जो पार्टी था, वो ये डिमांड की कि श्रीलंकन तमिल के लिए एक अलग सा स्टेट बनवाया जाए, जो कि नॉर्दर्न पार्ट या फिर ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में उसको बनाया जाए। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। तो दोनों कम्युनिटी के बीच में जो डिस्ट्रस्ट था या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट्स था, वो इतना गहरा होता गया कि लास्ट में वो सिविल वार में कन्वर्ट हो गया था। तो सिविल वार होने की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज़। तो बोथ श्रीलंकन तमिल्स और सिंघाली लैंग्वेज में से बहुत सारे लोग मारे गए थे। Many families were forced to leave the country as a refugee and many more lost their livelihood। बहुत सारे फैमिली को उनके घर से निकाल दिया गया था और बहुत सारे लोगों को उनके ऑक्यूपेशन से या फिर जो लाइवलीहुड है, जो पैसा कमाने का जो जरिया होता है, उनसे भी उनको हाथ धोना पड़ा था। तो जो सिविल वार हुआ था उससे श्रीलंका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। जो एजुकेशन, जो हेल्थ था, वो सभी उसमें भी बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला था। तो जो सिविल वार था वो 2009 में ख़त्म हुआ था। ठीक है, तो ये था बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में।